हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की? और अब क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम का टाइम तो बहुत ही पास आ गया है और फ़ेब में आप लोगों का एग्ज़ाम है। और देखिए टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। और जैसे भी मुझे टाइम मिलता है मैं तुरंत वीडियो बनाने के लिए आ जाता हूँ। फिर भी मैं सुबह से शाम तक बहुत थक जाता हूँ। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है कि मैं अब 1 मिनट भी अब खड़ा हो पाऊँ। क्योंकि सुबह से लगातार लगातार मेरी क्लासेस रहती हैं और लगातार क्लासेस में उसके बाद अभी क्योंकि मैं जल्दी फ्री हो गया, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना देता हूँ। तो चलिए वीडियो बना देते हैं और आप सभी बच्चों का एक बार फिर से आपके अपने छोटे से चैनल एक्सेलरेट फिजिक्स बाय हारिस सर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। फटाफट से आ जाइए और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर एनालिसिस का पार्ट 3, जिसमें हमने इससे पहले के पार्ट में वेक्टर एनालिसिस से रिलेटेड बातें कर ली थी। टाइप्स ऑफ वेक्टर मैंने बता दिया था, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी हम यूनिट डायरेक्शन कैसे निकालते हैं या डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स की कैसे फाइंड आउट करते हैं। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को बता दिया था कि वेक्टर में कुछ एलजेब्रा मतलब वेक्टर एनालिसिस में कुछ एल्जेब्रिक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। जैसे वेक्टर का एडिशन करते हैं, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, है ना। लेकिन मैंने एडिशन और सब्सट्रैक्शन आपको बताया था, इसका ग्राफिकल मेथड और एनालिटिकल मेथड बताया था। मैंने वेक्टर को ऐड करने की 3 लॉ होते हैं, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ होते हैं। तो मैंने ट्रायंगल लॉ आपको बताया था, पैरेललोग्राम लॉ बताया था, लेकिन पॉलीगन लॉ भी नहीं बताया था। तो पहले मैं अब क्या करने वाला हूँ कि मैं जल्दी से एक बात आपको बता देता हूँ कि वेक्टर के एडिशन, जब 2 वेक्टर को ऐड करते हैं, तो 2 वेक्टर को ऐड करने पे उसका रिजल्टेंट क्या निकलता है और उस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन का फॉर्मूला आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। और जब 2 वेक्टर को हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो उस सब्सट्रैक्शन के केस में उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है और इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो इसके बारे में हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आएंगे अपने नेक्स्ट टाइप के लॉ पे, जिसको बोलेंगे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर को ऐड करने का पॉलीगन लॉ भी होता है, ठीक है। खैर पहले देखिए, आप लोग ने जो चीज पढ़ ली है हम उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर आप लोगों ने पढ़ लिया है। एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं ना, आपको पता है। वेक्टर को ऐड करने का हमारे पास 2 ग्राफिकल मेथड था ना, वैसे ट्रायंगल लॉ और ग्राफ और पैरेललोग्राम लॉ मैंने बताया था। और एनालिटिकल लॉ भी मैंने आपको बता दिया था, एनालिटिकल मेथड भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है ए, ठीक है ना, और एक वेक्टर है बी, क्लियर है। और मान लीजिए दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा, और इस 2 वेक्टर्स के बीच का आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, तो इसका रिजल्टेंट इसके बीच से होकर जाएगा। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है कि इस वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। मैंने आपको बताया था, ड्राइव भी किया था। मान लीजिए ये रिजल्टेंट वेक्टर इस वेक्टर से अल्फा एंगल बना रहा है, तो इसको हम लोग किस मेथड से इसका हम लोग ने रिजल्टेंट निकाला था, पैरेललोग्राम मेथड से निकाला था। और ऑल्दो आप ट्रायंगल मेथड से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका रिजल्टेंट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं। इसके रिजल्टेंट वेक्टर मतलब ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, है ना। चाहे आप ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड बोल दो, चाहे आप इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोल दो, दोनों बात सेम है। इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। बेटा यहाँ पे थीटा क्या होता है, थीटा इन 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल माना जाता है थीटा, ठीक है। तो आप इसे चाहे रिजल्टेंट वेक्टर आर बोल दीजिए, चाहे आप इसे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बोल दीजिए, दोनों बात बच्चे सेम है, ठीक है ना। इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करना जब 2 वेक्टर्स को हमें ऐड करना हो, ठीक है। अब बात आता है कि इस जो रिजल्टेंट वेक्टर निकला है, इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो इसकी डायरेक्शन के लिए आपको पता होगा, मैंने निकाला था tan अल्फा बराबर फॉर्मूला क्या होता था, b sin थीटा, याद आ रहा है, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। हमने इस तरह से फॉर्मूला ड्राइव किया था। तो ये 2 डेरिवेशन हम लोग ने किए थे, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट हम लोगों ने डिस्कशन भी किए थे, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस भी अप्लाई किए थे। उस गोल्डन पॉइंट्स को हम लोग फिर से लिखेंगे और समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, ठीक है ना। तो एडिशन ऑफ 2 वेक्टर हम लोगों ने पढ़ लिया था। चलिए इससे अब एक बात और बहुत ध्यान से याद रखिएगा, जब हम वेक्टर को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, अभी तो ये वेक्टर का एडिशन है, और वेक्टर के एडिशन में आप 2 चीजें जरूर याद रखिए। अब मान लीजिए अगर वेक्टर को हमें सब्सट्रैक्ट करना है तो क्या करें, अब वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करना है तो क्या करते हैं, देखिए जरा फटाफट से। मान लीजिए हमें वेक्टर को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। चलिए देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर था हमारे पास ए इस डायरेक्शन में,
और एक वेक्टर है हमारे पास बी इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। और इस वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना था, थीटा। तो ठीक है, आपने इसका रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकाल लिया था, इसका रिजल्टेंट वेक्टर आपने इस तरह से निकाल लिया था, ये r1 इसका रिजल्टेंट वेक्टर माना था, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ठीक है। तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट r1 हमने मान लिया। अब मान लीजिए इस वेक्टर b की हम डायरेक्शन चेंज कर दें, हम इसकी डायरेक्शन को जस्ट रिवर्स कर दें। तो जब इसकी डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, रिवर्स हो गई। अच्छा, जब वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं 180 डिग्री, तो उसका साइन भी चेंज हो जाता है। अगर ये प्लस है तो ये क्या बन जाएगा, माइनस बी वेक्टर बन जाएगा। बोलिए ठीक है। अब एक बात बताइए बेटा, ये टोटल एंगल कितना है, 180 डिग्री है ना। तो जब ये 180 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसका मतलब वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इसके बीच से जाएगा। मान लीजिए इसका रिजल्टेंट इसके बीच से जा रहा है, ये मान लीजिए इसका रिजल्टेंट है R2। अब ये R2 क्या होगा, वेक्टर ए प्लस साइन लगाइएगा और यहां पे लिख दीजिएगा माइनस वेक्टर बी, माइनस वेक्टर बी। एक्चुअली हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग अभी भी वेक्टर को ऐड ही कर रहे हैं, लेकिन यहां पे वेक्टर की बी की डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो अब ये क्या बन जाएगा, वेक्टर R2 इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। बोलिए क्लियर है। इसे बोलते हैं सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, और इसे बोलेंगे एडिशन ऑफ टू वेक्टर। और एडिशन ऑफ टू वेक्टर पे दो फॉर्मूले आपने देखे थे, इसी तरह सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में भी आपको दो फॉर्मूले देखने को मिलेंगे, ठीक है बच्चे। अब मेरी बात सुनिए, अब ये जो R2 वाला वेक्टर है वो मान लेते हैं इस वेक्टर ए से कुछ एंगल बना रहा है, इसको बोल देते हैं अल्फा। क्या बोल देते हैं बच्चे, अल्फा बोल देते हैं, ठीक है। अब देखिए बहुत ध्यान से, अब यहां पे आपने दो फॉर्मूले अप्लाई किए थे। पहला फॉर्मूला अप्लाई किया था वेक्टर आर, इस वेक्टर R1 का रिजल्टेंट क्या होता था, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, है ना। और यहां से इनके बीच का ये एंगल आप निकालते थे, इसे आप क्या बोलते थे, मान लीजिए इसे आप बीटा बोल दीजिए और इसे आप क्या बोलते हैं, अल्फा। ये रिजल्टेंट R1 का डायरेक्शन है और ये एंगल रिजल्टेंट R2 का डायरेक्शन होगा, ठीक है ना। इसे बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट R1, इसे बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट R2। अब बेटा ये tan अल्फा कैसे निकालते हैं, tan अल्फा बराबर आपको पता है b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, इस तरह से निकालते थे। चलिए बात समझ में आ गई। अब बात आते हैं ये R2 जो वेक्टर है इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। बहुत आसान है। कैसे, देखो अब आपका जो एंगल है वो एंगल कितना बन रहा है, 180 माइनस थीटा बन रहा है, 180 माइनस थीटा बन रहा है। तो जहां जहां पे आपको थीटा नजर आए वहां वहां पे आप 180 माइनस थीटा कर दो बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो इस केस में जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, तो बच्चे रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, आप इसको चाहे R2 का मॉड लगा दो या वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी कर दीजिए, तो दोनों बात बिल्कुल सेम होता है। इसका रिजल्टेंट वेक्टर कैसे आएगा, बिल्कुल इसी की तरह आएगा, लेकिन थीटा की जगह पे हम क्या कर देंगे, 180 माइनस थीटा कर देंगे, क्योंकि अब वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी के बीच का एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा है। चलिए करके देखते हैं। अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। बोलो ठीक है बच्चे। और cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। तो बेटा आपको पता है ना कि कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, जब दो वेक्टर को ऐड करना हो तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये होता है, और जब दो वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करना हो तो उसके रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये होता है। ये क्या है, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। इस R2 वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड निकल गया आपने, ठीक है ना। इसी तरह से डायरेक्शन निकालेंगे। चलिए tan ऑफ, अब अल्फा थोड़ी करेंगे, अब हम क्या करेंगे, tan ऑफ बीटा करेंगे क्या करेंगे, tan ऑफ बीटा करेंगे। तो tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, b साइन, जहां जहां थीटा है वहां वहां 180 माइनस थीटा करेंगे, 180 माइनस थीटा कर दिया, डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा करेंगे। क्लियर है, क्यों किया, समझ में आ गया। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, सिर्फ मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे बताइए tan ऑफ बीटा बराबर क्या आ जाएगा बच्चे, साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा तो साइन थीटा होता है, तो b साइन ऑफ थीटा, ये हो जाएगा b साइन थीटा। अच्छा यहां याद रखिएगा ये b क्या है, ये b क्या है, ये b है वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, और ये a क्या है, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, और ये बीटा क्या है, इस R2 वेक्टर का डायरेक्शन है इस वेक्टर a से, ठीक है। चलिए b sin थीटा अपॉन a cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो माइनस b cos ऑफ थीटा। देखिए ये देखिए रिलेशन बन गया। तो आपको एडिशन के केस में ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं, और जब सबसेक्शन का केस हो तो एक फॉर्मूला ये याद रखना, एक फॉर्मूला ये याद रखना। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप जरूर से ध्यान में रखें, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन, ठीक है ना। बिल्कुल बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे और साथ ही साथ बहुत ढेर सारे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे ताकि आपकी डाउट क्लियर हो जाए। और बच्चे एक बात और, आप जरूर बताया करिए कि आप अपना फीडबैक जरूर दिया करिए।
मतलब इसमें मुझे और क्या इंप्रूव करने की जरूरत है, मुझे इसमें और क्या ऐड करने की जरूरत है, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें और कुछ ऐड करने की जरूरत है क्या, एक्स्ट्रा भी मुझे कुछ और पढ़ाना चाहिए, क्योंकि मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चीज पढ़ा रहा हूं, जो आपकी 12th के सिलेबस या 11th के सिलेबस में है वही मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो अपना फीडबैक और अपना सजेशन जरूर दिया करिए, क्योंकि मुझे आपका सजेशन की बहुत रिक्वायरमेंट है, बहुत जरूरत है, क्योंकि जब तक आप सजेशन नहीं देंगे, अपना आप फीडबैक नहीं देंगे, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं जो वीडियो अपलोड करता हूं वो आप लोगों के बेनिफिट है कि नहीं, मतलब उसमें आप लोगों का कुछ बेनिफिट है कि नहीं, वो आप लोगों के काम आ रहा है कि नहीं। तो आपका छोटा सा सजेशन, आपका छोटा सा फीडबैक मेरे इस कंटेंट को और बेटर कर सकता है। अगर आप मुझको फीडबैक देंगे तो मुझे बहुत मतलब एक अप्रिसिएशन मुझे महसूस होगा डेफिनेटली, कि आप मुझको फीडबैक देंगे कि सर इसमें और रिक्वायरमेंट की जरूरत है, इसमें और चीजों की रिक्वायरमेंट की जरूरत है, तो मैं उसको और इसमें ऐड करूंगा, लेकिन अपना फीडबैक जरूर दिया करिए बच्चे। ठीक है, चलिए तो फिर हम आगे चलते हैं। पहले एडिशन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिख लेते हैं, फिर सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेंगे। ठीक है, बने रहिए। चलिए देखो बेटा, ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं एडिशन ऑफ वेक्टर पे। एडिशन ऑफ वेक्टर में सबसे ज्यादा की पॉइंट्स बहुत पूछे जाते हैं। पहले तो पूछा जाता है वेक्टर एडिशन इज कॉम्पिटिटिव, वेक्टर का जो एडिशन होता है वो कॉम्पिटिटिव होता है। अच्छा, ये कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे स्केलर में अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करिए तो कैसे अप्लाई करेंगे? जैसे आप मैंने बोला 2+3 इज इक्वल टू 3+2, बात तो सेम है। 2+3 मतलब 5 और 3+2 मतलब 5, इसे बोलते हैं कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ टू स्केलर्स। ये स्केलर्स क्वांटिटी, ये स्केलर्स है ना, क्योंकि इनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन तो है नहीं, तो ये स्केलर्स हैं। तो स्केलर्स का क्या है? ये कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी है। तो याद रखिएगा, एडिशन ऑफ ए स्केलर इज अ कॉम्पिटिटिव। इसी तरह से वेक्टर का एडिशन भी कॉम्पिटिटिव होता है। जैसे कि वेक्टर का एडिशन कैसे कॉम्पिटिटिव होता है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो और चाहे वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए हो, रिजल्टेंट उतना ही आएगा, आपको रिजल्टेंट उतना ही मिलेगा, चाहे आप रिजल्टेंट वेक्टर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बोलो या रिजल्टेंट वेक्टर बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए बोलो, एक ही बात होगी। इसी तरह से वेक्टर का एडिशन इज एसोसिएटिव होता है बच्चे। एसोसिएटिव क्या होता है? बहुत आसान है, देखिए अगर मैंने बोला आपसे 2+3+4 इज इक्वल टू 2+3 इन ब्रैकेट 4, बात तो सही है। 2+3+4 कितना होता है? 7, 7+2 कितना होता है? 9 इज इक्वल टू 2+3 कितना होता है? 5 और 5+4 कितना होता है? 9, 9 9 बराबर आ गया। इसका मतलब एडिशन क्या होता है? एडिशन एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, मतलब दो स्केलर्स का एडिशन एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है। यहां पे इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो याद रखिए, इसी तरह से वेक्टर का एडिशन भी क्या होता है? एसोसिएटिव होता है। जैसे स्केलर का एडिशन एसोसिएटिव होता है, वैसे वेक्टर का एडिशन भी एसोसिएटिव होता है। जैसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी करें, चाहे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कर दें, बाद में वेक्टर सी कर दें, तो आप इनको पहले ऐड करो, फिर इनके साथ ऐड कर दो, वही आंसर आएगा जो पहले वेक्टर ए प्लस प्लस वेक्टर बी करना, फिर वेक्टर सी के साथ इसको ऐड कर देना, तो इन दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। मैं आपको इसको करके दिखाऊंगा, एग्जाम्पल में करके बताऊंगा। इसी तरह से तीसरा होता है वेक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। जैसे मान लीजिए एक स्केलर है सी, कोई भी स्केलर क्वांटिटी, जैसे 2 3 4 5 6 10 कुछ भी, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करिए, चाहे तो आप पहले वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को ऐड कर लीजिए, फिर स्केलर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर स्केलर को अंदर पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे आपने स्केलर को ए से मल्टीप्लाई किया, फिर स्केलर को आपने बी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सी वेक्टर ए प्लस सी वेक्टर बी। तो पहले वेक्टर ए को सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर वेक्टर बी को सी से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर दो, सेम आंसर आएगा। चाहे आप इस तरह से करो, चाहे आप इस तरह से करो, आंसर आपका सेम आएगा। इसका मतलब ये होता है कि वेक्टर का एडिशन कॉम्पिटिटिव भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। इसका मैं आपको एग्जांपल करके दिखाऊंगा, बताऊंगा। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइएगा, परेशान मत होइएगा, लेकिन इसको आप पहले नोट करिए, इन तीनों पॉइंट्स को आप जरूर नोट करिए। चौथा पॉइंट ये फोर्थ पॉइंट है, और फोर्थ पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू वेक्टर्स विल बी मैक्सिमम। दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर मैक्सिमम कब होता है? तभी होता है जब दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होता है? 0 डिग्री होता है। मतलब दोनों वेक्टर्स पैरेलल हो और इनके बीच का एंगल कितना हो? 0 डिग्री हो। उस समय हमको मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना मिलता है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मैक्सिमम मिलता है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है? 0 है, तो मिलता है √a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b मिलता है। दिस इज द मैक्सिमम रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर। किसी रिजल्टेंट वेक्टर का ये मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है, याद रखिएगा, a प्लस बी। इसे बोलते हैं आर मैक्स, मतलब रिजल्टेंट, मैक्सिमम रिजल्टेंट मिलता है आपको। अच्छा, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर आपको मिनिमम कब मिलता है? तब मिलता है जब दोनों वेक्टर्स आपके एंटी पैरेलल हो और इनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो, तब आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिनिमम कब मिलता है? a माइनस बी मिनिमम,
and a square plus b square 2ab cos x cos डिग्री a minus b का होल स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट कैंसिल a minus b मिलता है। तो ये मिनिमम रिजल्टेंट है और ये मैक्सिमम रिजल्टेंट है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि मिनिमम रिजल्टेंट और मैक्सिमम रिजल्टेंट आपको दिया जाता है, दो वेक्टर्स का आर मैक्स दिया गया है, आर मिन दिया गया है, दो वेक्टर्स फाइंड आउट करिए। तो बहुत आसान है, इसको आप जरूर से ध्यान रखिएगा। तो अगर मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं और दो वेक्टर्स का आपको मैक्सिमम रिजल्टेंट दिया हुआ है और मिनिमम रिजल्टेंट दिया है और आपसे दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे? बहुत आसान है, देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको दो वेक्टर्स हैं, है ना, दो वेक्टर्स हैं और दो वेक्टर्स का आर मैक्स और आर मिन दिया गया है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है आर, मतलब दो वेक्टर्स का आर मैक्स दिया गया है, मान लीजिए दिया गया है 10 यूनिट, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। और मान लीजिए दो वेक्टर्स का आर मिन दिया गया है, लेट इट बी 5 यूनिट। हाँ, आपसे कह रहा है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करिए। तो कैसे करेंगे? आपको पता है दो वेक्टर का जो आर मैक्स होता है वो कितना होता है? आर मैक्स बराबर होता है आर ए प्लस ए। कितना होता है? ए प्लस ए होता है कि नहीं? ए प्लस ए, तो लिख दो फटाफट से ए प्लस ए। और दो वेक्टर का मिनिमम रिजल्टेंट कितना होता है? ए माइनस बी होता है। दोनों को जरा ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आपको क्या बचेगा? आर मैक्स प्लस आर मिन, आर मैक्स प्लस आर मिन इज इक्वल टू ए प्लस ए, कितना हो जाता है? 2a। तो यहां से बच्चे ए कैसे निकलेगा? आर मैक्स प्लस आर मिन डिवाइडेड बाय 2 कर देना, यहां से तुम्हें वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। और जैसे ही वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, उठा के उसको यहां पुट कर देना, वेक्टर बी निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। तो ये 4 पॉइंट्स तो आप जरूर, 5 पॉइंट्स तो एटलीस्ट आप जरूर से नोट कर लीजिए। ये की पॉइंट है वेक्टर एडिशन पे। इसके बाद मैं आपको 2-3-4 की पॉइंट्स और लिखवाता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर मैं आपको करके बताता हूं। एक एग्जांपल लेंगे हम लोग वेक्टर्स का और बताएंगे उसमें हम ये क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करते हैं और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, बने रहिए। इसके बाद हम और बाकी के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स तो जरूर करेंगे हम लोग इस पे। ठीक है बच्चे, देखिए बेटा, ये नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं फॉर द एडिशन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड। पहला तो ये है कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। अगर मान लीजिए दो वेक्टर हैं जिनके मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हैं, तो उसका रिजल्टेंट बात करेंगे। तो उसका रिजल्टेंट विल बी एट द बेयर बाइसेक्टर। जैसे मान लीजिए आपके पास, इसमें कहने का मतलब है कि दो वेक्टर अगर सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो इनके बाइसेक्टर से जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है ए, ठीक है, और एक वेक्टर है बी, और मान लीजिए दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है। मान लीजिए दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, तो इसका जो मान लीजिए इनके बीच में एंगल कितना है? थीटा। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ना बेटा, वो उसके बाइसेक्टर से जाएगा। बाइसेक्टर से मतलब इसका एंगल क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, θ/2, और θ/2 भी डिवाइड हो जाएगा। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? इन दोनों के बाइसेक्टर से जाएगा। तो वही बात बोला गया है कि अगर दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो इनका रिजल्टेंट इनके बाइसेक्टर से होकर जाता है। ठीक है, 7 पॉइंट दिया गया, इफ टू वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। अगर दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी, और मान लेते हैं वो मैग्नीट्यूड स्मॉल ए है, और इनके बीच का एंगल अगर थीटा है, देन रिजल्टेंट विल बी अलोंग द बाइसेक्टर। इनका रिजल्टेंट इनके बाइसेक्टर के अलोंग होगा, और उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 2a cos θ/2। ये मैं आपको बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको आप जरूर से ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब मेरा ये है, मान लीजिए कि एक वेक्टर ये है बच्चे, ठीक है, और वेक्टर ये भी है, ठीक है, और दोनों वेक्टर क्या है? आपस में मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है, और कितना है? स्मॉल ए के बराबर है। मतलब वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, और मानते हैं इनका मैग्नीट्यूड स्मॉल ए के बराबर है, और इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा है, और इनका मान लीजिए रिजल्टेंट वेक्टर है आर। तो इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है 2a cos θ/2। यहां पे स्मॉल ए क्या है? इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो ए के बराबर है, और थीटा क्या है? इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। मैंने बताया ना थीटा क्या होता है? थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। यहां पे थीटा क्या होता है? थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसको आप जरूर से ध्यान रखिएगा। और एट द लास्ट देखिए लिखा हुआ है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बराबर 2a cos θ/2। सिचुएशन है कब है? जब दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हो और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा हो, तब इनका रिजल्टेंट ये निकलता है। चलिए तीसरा सुनिए, ये लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए वेक्टर ए, वेक्टर बी और रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर, और सब आपस में किसके बराबर है? यूनिटी के बराबर है, मतलब 1 यूनिट के हैं। तब याद रखिएगा कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। देखो कैसे,
आपको पता है रिजल्टेंट वेक्टर बराबर होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। देखो रिजल्टेंट वेक्टर भी मैंने 1 माना, वेक्टर ए और बी को भी मैंने 1 1 माना, तो 2a cos थीटा है ना। तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और ये भी 2 हो गया cos थीटा, 2 प्लस 2 cos थीटा। यहाँ पे जब स्क्वायरिंग करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 cos थीटा। फिर देखो cos थीटा बराबर 2 को इधर लिया ना, तो 1 माइनस 2 जाएगा -1, और 2 को नीचे भेज देना डिवाइड में, तो cos थीटा बराबर -1/2 और थीटा बराबर 120 डिग्री आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो अगर आपसे कहा जाए कि दो वेक्टर्स हैं, सेम मैग्नीट्यूड के हैं, दो वेक्टर्स हैं और सेम मैग्नीट्यूड के हैं, और अगर इनके बीच का एंगल 120 डिग्री अगर हो गया, तो इन और इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर के इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर है 5 यूनिट का, दूसरा वेक्टर भी है 5 यूनिट का, और दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर 120 डिग्री है, तो इसके जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो भी 5 यूनिट का होगा। वही बात ये बोल रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है ये, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर के एडिशन से रिलेटेड। होप सो कि यहां तक आपको बात बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी और समझ में भी आ गई होगी। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट और डिस्कशन करेंगे, बने रहिएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस 2 मिनट में आते हैं। देखो बेटा, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में हम लोग की पॉइंट्स देखेंगे, लेकिन उससे पहले जब दो वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो इसका रिजल्टेंट और इसका डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे जब दो वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b, इसी को तो बोलते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। तो जब दो वेक्टर को आप सब्सट्रैक्ट करते हो तो इसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला और इसका डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये मैं बता चुका हूं आपको ये फॉर्मूला कहां से आया। और इस रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, tan ऑफ बीटा करके निकालते हैं। एंगल मान लीजिए बीटा है, तो अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर सॉरी tan बीटा इज इक्वल टू ये निकलता है b sin थीटा डिवाइडेड बाय a माइनस बी कॉस ऑफ थीटा। इसे आप जरूर से ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो आपको पता चल गया, ठीक है ना। चलिए अब देखिए हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट समझेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहला की पॉइंट क्या है, सबसे पहला की पॉइंट ये है कि वेक्टर का सब्सट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, वो कम्यूटेटिव नहीं होता। पहली बात, वेक्टर सब्सट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, वेक्टर सब्सट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता। इसका मतलब वेक्टर a माइनस वेक्टर b अगर करेंगे तो वो वेक्टर b माइनस वेक्टर a के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब लगा दो नॉट इक्वल का साइन। क्लियर है बात, समझे। जैसे कि आप स्केलर में देखो 2 माइनस 3 और 3 माइनस 2 क्या दोनों सेम है? बिल्कुल नहीं। 2 माइनस 3 करोगे तो -1 आएगा, 3 माइनस 2 करोगे तो 1 आएगा। क्या आपस में बराबर है? कभी बराबर नहीं है। इस तरह जैसे आप दो स्केलर का सब्सट्रैक्शन कॉम्पिटिटिव नहीं होता, इसी तरह से टू वेक्टर्स का भी सब्सट्रैक्शन कॉम्पिटिटिव नहीं होता। जब दो वेक्टर्स को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वो भी कॉम्पिटिटिव। तो वेक्टर सब्सट्रैक्शन इज नॉट कॉम्पिटिटिव, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप जरूर से ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चे, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट याद रखिएगा, वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड वेक्टर b माइनस वेक्टर a के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा 101%। ये मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होगा, लेकिन वेक्टर a माइनस वेक्टर b इज नॉट इक्वल टू वेक्टर b माइनस वेक्टर a। पूछिए कैसे, पूछिए कैसे। अब मैं बताता हूं आपको कैसे। देखिए मैं बताता हूं, इसको रफ कर दूं, मैं बताता हूं कैसे। आप इनके क्या करो, दोनों तरफ आप इसका मॉड ले लो। क्या करो, दोनों तरफ आप इसको मॉड ले लो, मॉड। तो जब दोनों तरफ मॉड लोगे, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तुमने यहां पे लगाया था एक अनइक्वल का साइन, चलो कोई बात नहीं, यहां पे लगा दो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए का मॉड। क्या लगा दो? मॉड। अब सुनो, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर, अब यहां से जरा माइनस कॉमन लेना तो अंदर हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। बोलो हो जाएगा कि नहीं? और बेटा मॉड के अंदर जो माइनस वाली चीज होती है ना, वो प्लस बन जाती है, पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये माइनस हटा दो, अब तो ये आपस में बराबर हो गए। तो अब इज इक्वल टू लिखेंगे, क्या लिख देंगे? इज इक्वल टू। इसका मतलब ये हो गया कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। बट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड और वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए का जो मॉड होगा, मतलब इसका जो रिजल्टेंट होगा, वो आपस में बराबर होगा, वो आपस में बराबर होगा 101%। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप जरूर से ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहला तो ये हो गया। अच्छा, सेकंड हो गया कि वेक्टर का जो सब्सट्रैक्शन होता है वो एसोसिएटिव भी नहीं होता।
वो एसोसिएटिव भी नहीं होता। वेक्टर सब्सट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। वेक्टर सब्सट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। कहने का मतलब यह है कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। ठीक है, पहले वेक्टर बी माइनस सी को ऐड कर दो, फिर उसमें वेक्टर ए माइनस उसको ऐड कर दो, तो वो बराबर नहीं होगा इसके। मतलब इसका रिजल्ट कुछ और आएगा, इसका रिजल्ट कुछ और आएगा, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड एकदम सेम होगा, याद रखिएगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एंड करके, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड वाइज वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। तो बच्चे मैं इसको आपको करके बताऊंगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। न्यूमेरिकल्स वगैरह तो मैं आपको पूरा बताऊंगा, ठीक है। चलिए, वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वाइज ये आपस में बराबर होंगे, बट वेक्टर वाइज ये आपस में बराबर नहीं होंगे। इसलिए कहा जाता है कि वेक्टर का सब्सट्रैक्शन ना तो कॉम्पिटिटिव होता है ना तो एसोसिएटिव होता है। बट थर्ड इसका की पॉइंट है कि वेक्टर सब्सट्रैक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। वेक्टर सब्सट्रैक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। वेक्टर सब्सट्रैक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ये क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। कैसे? देखो, एक तुम्हारे पास स्केलर है, उसको वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी से मल्टीप्लाई कर दो, या तो तुम एक काम करो, सी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, वेक्टर सी वेक्टर ए माइनस सी वेक्टर मतलब स्केलर को वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करो माइनस स्केलर को वेक्टर बी से मल्टीप्लाई करो। तो जब आप इस तरह करोगे ना तो बराबर आ जाएगा। मतलब आप पहले वेक्टर ए को वेक्टर बी से माइनस कर दो, फिर उसके बाद एक स्केलर से मल्टीप्लाई करो। अच्छा, इसको मान लेना एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में इस स्केलर को वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करना माइनस फिर इस स्केलर को वेक्टर बी से मल्टीप्लाई कर देना और दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देना, यही आंसर आ जाएगा। दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि वेक्टर का एडिशन, ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर का एडिशन एसोसिएटिव भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है और कॉम्पिटिटिव भी होता है। बट वेक्टर का सब्सट्रैक्शन, वेक्टर का एडिशन तो सब होता है, बट वेक्टर का सब्सट्रैक्शन ना तो कॉम्पिटिटिव होता है और ना ही एसोसिएटिव होता है, बट ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है बच्चे। चलिए, अब मैं आपको बताता हूं फोर्थ की पॉइंट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दो वेक्टर्स हैं और दो वेक्टर्स का अगर मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, दो वेक्टर्स का अगर मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है और इसके बीच का एंगल थीटा है, इफ टू वेक्टर्स आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा, देन तब इनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा मेरे बच्चे? रिजल्टेंट वेक्टर, या बोल सकते हैं a माइनस बी, कितना होगा? फटाफट से बता दीजिए। अभी मैंने बताया था ना, एडिशन के केस में क्या होता है? 2a cos थीटा बाई 2। इस केस में क्या होगा? 2a sin थीटा बाई 2। कितना हो जाएगा? 2a sin थीटा बाई 2 हो जाएगा। और यहां पे a क्या है? वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और दोनों के मैग्नीट्यूड आपस में क्या है? बराबर। तो यहां पे कंडीशन लिख लीजिएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिख देता हूं मैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और जो किसके बराबर है? ए के बराबर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप इसमें लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दो वेक्टर अगर इसके मैग्नीट्यूड बराबर हैं, ध्यान सुनिएगा, दो वेक्टर अगर इनके मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हैं, ठीक है, तो इनका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट निकलेगा। और ये मान लीजिए दो वेक्टर्स के बीच एंगल थीटा है, तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? एडिशन वेक्टर क्या होगा? r बराबर 2a cos थीटा बाई 2। और मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं और इनके मैग्नीट्यूड बराबर हैं और हमें दोनों वेक्टर का सब्सट्रैक्शन करना है और दो वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा है, तब रिजल्टेंट वेक्टर का कितना आएगा? मैग्नीट्यूड 2a sin थीटा बाई 2 आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप जरूर से ध्यान रखिए। तो इसको फटाफट से कॉपी करिए, तो उसके बाद हम दो चार आपके की पॉइंट्स और लिखवा देते हैं फटाफट से, ठीक है। देखो बेटा, ये लास्ट एक दो और प्रॉपर्टी है सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की, इसको ध्यान रखिएगा। मान लीजिए बहुत ध्यान से देखिएगा, एक वेक्टर है ए और वेक्टर है बी और इसका रिजल्टेंट है आर। मान लीजिए तीनों के मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है,
वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और इनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है और दोनों वेक्टर को हमें सब्सट्रैक्शन करना है। हमें दोनों वेक्टर का क्या करना है? सब्सट्रैक्शन करना है। और वेक्टर ए, वेक्टर बी और इसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अगर आपस में बराबर है और तो इनके बीच का एंगल कितना होगा ये आपसे पूछा जाता है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बराबर मैग्नीट्यूड और वो मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड के बराबर है, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड के बराबर है। रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड मतलब आर माइनस ए, मतलब हम क्या करना है? हमें सब्सट्रैक्शन करना है, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन हो रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हम इनकी तरफ मॉड लगाते तो हम दोनों तो आपस में बराबर है ना, तो हम चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें, बात तो एक ही है। और मान लेते हैं ये सारे मैग्नीट्यूड स्मॉल ए के बराबर है, एज्यूम कर लो। तो बेटा देखो पहले तो आपको फॉर्मूला पता है, रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है इस केस में? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, होता है कि नहीं? अब देखो ए की जगह ए स्क्वायर करो, बी की जगह ए स्क्वायर करो, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड आपस में क्या है? बराबर हो। मैंने ए माना है और आर भी मैंने क्या है? ए माना है, तो ए बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर cos थीटा। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर cos थीटा। अब देखो इस वाले टर्म को इधर ले आओ तो 2a स्क्वायर cos थीटा और इसको इधर ले जाओ तो 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बचा। देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल और 2 को ले जाओ नीचे तो cos थीटा बराबर 1/2 और cos थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है? जब थीटा बराबर 60 डिग्री हो जाता है। इसका मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। जब दो वेक्टर का एडिशन करना हो, जब दो वेक्टर का एडिशन करना हो, ध्यान सुनना, एडिशन करना हो और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है तो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 120 डिग्री होता था। और जब दो वेक्टर को सब्सट्रैक्शन करना है और वेक्टर ए वेक्टर बी और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अगर आपस में बराबर है तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री होगा। यहां से प्रूफ हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि देखो इन फिजिक्स में वेनेवर वी चेंज, वेनेवर इन चेंज द इन फिजिकल क्वांटिटी में जब हम चेंज देखते हैं, जैसे चेंज इन लेंथ, लेंथ भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, चेंज इन लेंथ, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन वेलोसिटी। तो याद रखना इन फिजिक्स व्हेनेवर वी वांट टू कैलकुलेट चेंज इन वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी भाई लेंथ भी तो वेक्टर क्वांटिटी है, पोजीशन भी तो वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी तो वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं? ये सारी चीजें क्या है? वेक्टर क्वांटिटी तो है। तो याद रखिएगा जब कभी भी हमें फिजिक्स में चेंज इन वेक्टर क्वांटिटी निकालना हो तो हम क्या निकालेंगे? सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन करेंगे, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, ध्यान समझ में आएगा? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये डेल्टा वी क्या है? डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी, यही तो आपका रिजल्टेंट है वीएफ माइनस वीआई। बिल्कुल देखो किसके बराबर है? वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के बराबर है। देखो वेक्टर ए क्या है? वीएफ, वेक्टर बी क्या है? वीआई और आर क्या है? डेल्टा वी। इसका मतलब इसे क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर। और इसकी डायरेक्शन के अलोंग एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होगी, याद रखिएगा। अगर बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है, अगर बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है, क्लियर है, तो इसका एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन होगी डेल्टा वी के अलोंग होगी। और अगर मान लेना किसी बॉडी का अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन इस डेल्टा वी के अपोजिट होगी। तो ये मैं काइनेमेटिक्स में बताऊंगा आपको, परेशान मत होइएगा, ठीक है ना? तो जैसे चेंज इन वेलोसिटी निकालना हो, चेंज इन पोजीशन निकालना हो या चेंज इन लेंथ निकालना हो तो हम क्या करते हैं? सब्सट्रैक्शन, इन वेक्टर में सब्सट्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स से सब्सट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर के। तो एडिशन ऑफ वेक्टर और सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर वैसे तो हमने इससे प्रीवियस तो लेक्चर बनाया ही हुआ है और इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको जरूर से ध्यान रखिएगा। अब हम कराएंगे इसके बेसिस पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो बिल्कुल बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे एडिशन ऑफ वेक्टर एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पे, ठीक है बच्चे? तो बच्चों नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि हमने अभी तक इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स तो देख लिए कि हमारे एडिशन ऑफ वेक्टर और सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स क्या थे। ये जरूर से आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ अब हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ लॉ। जैसे कि आपको पता है कि वेक्टर्स को ऐड करना या सब्सट्रैक्ट करने के तीन इंपॉर्टेंट लॉज होते हैं, ट्राइंगल लॉ, पैलोग्राम लॉ और थर्ड होता है पॉलीगन लॉ। तो ट्राइंगल लॉ और साथ ही साथ पैलोग्राम लॉ तो आपने देख लिया। अभी ट्राइंगल लॉ क्या, पॉलीगन लॉ क्या होता है वो देख लेते हैं। देखिए पॉलीगन लॉ क्या होता है पॉलीगन लॉ क्या होता है कि अगर किसी अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करना हो तो हम उसके लिए पॉलीगन लॉ यूज करते हैं, है ना? तो पॉलीगन लॉ हम कब यूज करते हैं? व्हेन ऐड टू और मोर देन टू वेक्टर्स। जब दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करना हो तो हम यहाँ पॉलीगन मेथड यूज करेंगे। बहुत आसान है, देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है ए, ठीक है, और आपके पास एक वेक्टर है बी, आपके पास एक वेक्टर है लेट इट बी सी,
ठीक है, और आपके पास एक वेक्टर है लेट इट बी डी, और आपके पास एक वेक्टर है लेट इट बी ई, और तीनों वेक्टर्स, ये पांचों वेक्टर्स को आपको ऐड करना है। आपको क्या करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी और प्लस वेक्टर ई, आपको इन्हें सिंप्लीफाई करना है, मतलब 5 वेक्टर्स को ऐड करना है। 2 वेक्टर्स को ऐड करना होता तो हम ट्रायंगल लॉ या पैलोग्राम लॉ मेथड यूज कर लेते। अब क्योंकि यहाँ पे 5 वेक्टर्स हैं और 5 वेक्टर्स को या उससे ज्यादा वेक्टर्स को, मतलब अगर मान लीजिए नंबर ऑफ वेक्टर्स n है, n नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, तो इन्हें ऐड करने का हमारे पास ट्रिक क्या है, पॉलीगन लॉ है। हम पॉलीगन लॉ की हेल्प से हम इसको कैसे ऐड करते हैं, बहुत आसान है। देखिए क्या क्या करते हैं। सबसे पहले क्या करिए ना, वेक्टर ए को पकड़ लीजिए, वेक्टर ए को इस तरह से ड्रॉ करिए, ठीक है, कर लिया ड्रॉ। अब आपको पता है वेक्टर बी है, वेक्टर बी के टेल को वेक्टर ए के हेड के साथ मिला दीजिए, बिल्कुल ऐसे ही लगाइएगा, इसका ओरिएंटेशन मत चेंज करिएगा। विदाउट चेंज इट्स ओरिएंटेशन हम वेक्टर बी के टेल को वेक्टर बी के सर के साथ मिला देंगे। चलिए हमने इसके सर के साथ ऐसे मिला दिया, ये हो गया वेक्टर बी। अभी कुछ मत देखिए, अब एक बात बताइए, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए ये क्या है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा। तो हम क्या वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का रिजल्टेंट ये होगा, बोलिए इसे बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर R1। बोलिए होगा कि नहीं, इसकी वैल्यू कितनी होगी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगी। क्लियर है, समझ में आ गई बात। और ये रिजल्टेंट वेक्टर इस वेक्टर ए से कितना एंगल बना रहे हैं, मान लीजिए अल्फा एंगल बना रहा है। इजी है। नाउ हमने ए और बी का रिजल्टेंट वेक्टर तो निकालना आता है बाय द ट्रायंगल लॉ और पैलोग्राम लॉ से। अब हम क्या करेंगे, अब हम वेक्टर सी को लेंगे, वेक्टर सी की टेल को पकड़ेंगे, वेक्टर सी का टेल पकड़ेंगे, इसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं करना, बिल्कुल उसको उठा के कहां लगा देंगे, वेक्टर आर के हेड के साथ लगा देना। वेक्टर सी के टेल को वेक्टर आर के हेड के साथ लगा देना, बिल्कुल इसका ओरिएंटेशन चेंज मत करना। तो हमने सी को उठाया और वेक्टर आर के R1 वेक्टर के हेड के साथ लगा दिया। तो जैसे ही आप इसके R1 वेक्टर के हेड के साथ लगाएंगे तो देखिए ये आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, वेक्टर सी आपको इस तरह से मिल जाएगा। ये क्या होगा, वेक्टर सी होगा। बोलिए क्लियर है क्या, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये परपेंडिकुलर नहीं है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा, इसका कुछ ना कुछ एंगल हो सकता है, हम इसको दूसरी तरह से भी ड्रॉ कर लेंगे। चलिए इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये आपका हो गया वेक्टर सी। बोलिए ठीक है। अब एक बात बताइए, ये है वेक्टर सी और ये है वेक्टर R1, क्या वेक्टर R1 और वेक्टर सी के बीच का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, डेफिनेटली निकाल सकते हैं। अब एक बात बताइए, ये जो आगे की तरफ इसको बढ़ाएंगे, ये किसके बीच का एंगल है, ये वेक्टर R1 और वेक्टर सी के बीच का एंगल है। मान लीजिए ये है इसको मान लीजिए θ1, ये है θ2, ये किसके बीच का एंगल है, ये वेक्टर R1 और वेक्टर सी के बीच का एंगल है। अब क्या वेक्टर R1 और वेक्टर सी के बीच का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, डेफिनेटली। वेक्टर R1 के टेल से वेक्टर सी का हेड मिला दीजिए, जैसे आप इसका हेड मिलाएंगे, देखिए आपका इसका हेड ये आ गया। बोलिए आ गया। ये किसका रिजल्टेंट है, ये R2 रिजल्टेंट है। ये R2 रिजल्टेंट किसका रिजल्टेंट है, R1 और सी के बीच का रिजल्टेंट है। तो वेक्टर R1 प्लस वेक्टर सी। बोलिए क्लियर है क्या, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आसान है बहुत। चलिए मान लेते हैं ये जो R2 वेक्टर है इस R1 वेक्टर से कुछ एंगल बना रहा है, इसको हम मान लेते हैं बीटा एंगल। कितना मान लेते हैं, बीटा एंगल मान लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करेंगे, वेक्टर डी को पकड़ेंगे, वेक्टर डी के टेल को पकड़ेंगे और वेक्टर R2 के हेड के साथ लगा देंगे। वेक्टर डी के टेल को पकड़ेंगे और वेक्टर R2 के हेड के साथ लगा देंगे। बिल्कुल इसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं करो, उठा के ऐसे ऐसे इसको ऐसे लगा दो। देखो ये लगा दिया, ये है वेक्टर डी। अब क्या वेक्टर डी और वेक्टर R2 के बीच का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, डेफिनेटली निकाल सकते हैं। ये आगे मिला दो तो ये हो जाएगा तुम्हारा एंगल θ3। ये किसके बीच का एंगल है, वेक्टर R2 और वेक्टर डी के बीच का एंगल है θ3, कुछ भी हो सकता है। अब क्या हम वेक्टर R2 और वेक्टर डी के बीच का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, डेफिनेटली। देखो वेक्टर R2 के हेड को वेक्टर डी के सर के साथ मिला दो। तो ये किसका रिजल्टेंट निकल गया, रिजल्टेंट R2 और डी का रिजल्टेंट निकल गया। ये मान लिया हमने R3 है, कितना मान लिया, R3 वेक्टर है। तो R3 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर प्लस वेक्टर डी। बताओ इजी है। तो ये R3 वेक्टर वेक्टर R2 और वेक्टर डी के बीच का रिजल्टेंट है। तो मान लेते हैं ये रिजल्टेंट R2 के साथ कुछ एंगल बना रहा है, इस एंगल को हमने बोल दिया लेट इट बी गामा। कितना एंगल बोल दिया, गामा एंगल बोल दिया। अब यहां तक आपको बात समझ में आ गई, R3 वेक्टर बराबर R2 वेक्टर प्लस वेक्टर डी। अभी एक वेक्टर बाकी है, वेक्टर ई बाकी है। अब वेक्टर ई के टेल को पकड़ो और इसको एज इट इज वेक्टर R3 के सर के साथ मिला दो। तो वेक्टर R3 के सर के साथ वेक्टर ई के टेल को ऐसे मिला दो, इसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं करना है, ठीक है, विदाउट चेंज इट्स ओरिएंटेशन। तो देखो इसको जब मिलाओगे तो तुम्हारा वेक्टर, इसको थोड़ा नीचे की तरफ बना लेते हैं, है ना,
इसको थोड़ा नीचे की तरफ बना लेते हैं। वेक्टर R3 बराबर हो जाएगा वेक्टर R3 बराबर वेक्टर R2 प्लस वेक्टर D। क्लियर है? अब हमें वेक्टर E के टेल को पकड़ना है, वेक्टर R3 के हेड से मिला देना है। तो जब आप इसको हेड से मिलाओगे तो ये आपका बन जाएगा वेक्टर E। ये आपका बन गया वेक्टर E। बोलो क्लियर है? क्या हम वेक्टर R3 और वेक्टर E के बीच का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं? डेफिनेटली निकाल सकते हैं। हम इसको आगे की तरफ मिलाएंगे, ये हमारा एक एंगल बन जाएगा। ये हो गया θ1, θ2, θ3, ये हो जाएगा θ4 एंगल। ये वेक्टर R3 और वेक्टर E के बीच का एंगल है θ4। क्या हम वेक्टर R3 और वेक्टर E के बीच का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं? डेफिनेटली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? इसके टेल को इसके हेड के साथ मिला दीजिए। ये हमारा बन गया वेक्टर R4। क्या बन जाएगा? वेक्टर R4 बन जाएगा। अब ये वेक्टर R4 किसका रिजल्टेंट है? वेक्टर R3 का और वेक्टर E का रिजल्टेंट है। तो अब फटाफट बताइए, वेक्टर R4 किसका रिजल्टेंट है? वेक्टर R3 प्लस वेक्टर कहां गया? ही वेक्टर E के बीच का रिजल्टेंट है। अच्छा, वेक्टर R3 आपको पता है कहां है? वेक्टर R3 बराबर वेक्टर R2 प्लस वेक्टर D। तो हम R3 की जगह पे कर सकते हैं वेक्टर R2 प्लस वेक्टर D, और प्लस E तो हम पहले से लेंगे। अब देखो, वेक्टर R2 बराबर है वेक्टर R1 प्लस वेक्टर C, उठा के पुट कर दो। वेक्टर R1 प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर D प्लस वेक्टर E। अच्छा, R1 बराबर क्या है? देखो, वेक्टर R1 बराबर है वेक्टर A प्लस वेक्टर B। तो R1 बराबर हो गया वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर D प्लस वेक्टर E। तो देखिए आपने क्या निकाल दिया? रिजल्टेंट निकाल दिया। निकल गया रिजल्टेंट, कितनी आसानी से निकल गया। क्लियर है? मान लीजिए ये R4 R3 के साथ एंगल ड्रॉ कर रहा है, अल्फा बीटा गामा, मान लीजिए यह है डेल्टा। तो हम इस रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं, वेक्टर R3 के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं, वेक्टर R2 के रिस्पेक्ट में, वेक्टर R1 के रिस्पेक्ट में, या वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में हम इसकी डायरेक्शन वेक्टर को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं? दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम लोग को इस तरह से पॉलीगन लॉ हमें यूज करना पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करने का हमारे पास एक और ट्रिक है जिसको बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर्स का रिजोल्यूशन। तो हम इसके बाद अब वेक्टर का रिजोल्यूशन भी देखेंगे जस्ट इसी के बाद। ठीक है? उससे पहले मैं आपको बताऊंगा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है? तो ये आपको समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं है? बस याद रखिएगा, आपको इस तरह से वेक्टर दिए जाएंगे और इनके बीच का ये एंगल जरूर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए इनके बीच का एंगल आपको दे दिया गया, लेट इट बी 30 डिग्री, है ना? जैसे इनके बीच का मान लीजिए एंगल आपको दे दिया गया 45 डिग्री, और मान लीजिए जैसे इनके बीच का एंगल आपको दे दिया गया 60 डिग्री, जैसे इनके बीच का एंगल आपको मान लीजिए दे दिया 30 डिग्री। तो ये सारे एंगल्स आपको पता होंगे। बस ये सारे एंगल्स आपको आउटर एंगल्स पता होंगे। ये 30 डिग्री किसके बीच का एंगल है? एंगल वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। 45 डिग्री किसके बीच का एंगल है? 45 डिग्री देखिए इनका जो रिजल्टेंट होगा ना, इनका ये जो रिजल्टेंट होगा ना, तो ये जो रिजल्टेंट यहां से निकलेगा R1 रिजल्टेंट, ये R1 रिजल्टेंट और वेक्टर सी के बीच का एंगल 45 डिग्री होगा। ठीक है ना? तो इस तरह से आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल पता होगा, और जब आपको एंगल पता होगा तो आप इनका ऐड कर सकते हैं, इन वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं पॉलीगॉन मेथड से। आसान है? समझ में आ गई? तो बस आपका कुछ मत करो, एक वेक्टर ड्रॉ करो, उसके दूसरे वेक्टर के टेल को उसके हेड से मिला दो, फिर इसका रिजल्टेंट निकालो, फिर रिजल्टेंट के हेड को तीसरे वेक्टर के टेल के साथ मिला दो, फिर रिजल्टेंट निकालो, फिर इसके हेड को इसके टेल के साथ मिला दो। इस तरह से आप फाइनल रिजल्टेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपका हो गया पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। क्लियर? अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि वेक्टर्स को ऐड करने का हमारे पास एक और ट्रिक होता है, दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का रिजोल्यूशन। तो बस बने रहिए, कहीं जाइए मत। और वेक्टर का रिजोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, और ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के बाद मैं आपको बताऊंगा कि वेक्टर रिजोल्यूशन क्या होता है। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। देन इसके बाद हम कराएंगे न्यूमेरिकल्स, एडिशन ऑफ वेक्टर एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पे हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराएंगे। बने रहिए बच्चे। नेक्स्ट देखते हैं बेटा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं। देखिए ये ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? ऑर्थोगोनल का मतलब होता है, ध्यान से देखिएगा, ऑर्थोगोनल वेक्टर का मतलब होता है ऐसे दो वेक्टर्स या ऐसे तीन वेक्टर्स जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, है ना? अ वेक्टर
वेक्टर्स विच आर परपेंडिकुलर, इसको बोल सकते हैं विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ऐसे वेक्टर्स को बोलेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर है ये ए और एक वेक्टर है बी, और वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो यहां पे वेक्टर ए और वेक्टर बी को क्या बोलेंगे? ऑर्थोगोनल वेक्टर बोलेंगे। मान लीजिए एक वेक्टर है सी और ये भी वेक्टर क्या है? इस वेक्टर ए और बी के परपेंडिकुलर है, मतलब वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। जैसे एक्स वाई जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग कोई भी वेक्टर ड्रॉ करना, तो वो कैसा वेक्टर होगा? ऑर्थोगोनल वेक्टर कहलाएगा, क्योंकि ये सारे एक्सिस क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। आपको पता होना चाहिए वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। तो जब तीनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो इन तीनों वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है यूनिट वेक्टर क्या होता है। आपको मैंने बताया था यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? यूनिट होता है। अ वेक्टर whose magnitude is 1, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर है ए, और इस वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसके मैग्नीट्यूड से डॉट इसके डायरेक्शन वेक्टर से। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, मतलब ए की वैल्यू कितनी कर दी मैंने? 1 कर दी। तो ए की वैल्यू जब 1 करोगे तो वेक्टर ए बराबर किसके हो जाएगा? ए कैप के हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं यूनिट वेक्टर। इसी को क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर बोलते हैं, याद रखिएगा। दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर क्यों है? क्योंकि इसके वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 1। तो दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। दोनों तरफ क्या ले लेना? दोनों तरफ मॉड ले लेना, मॉड। तो जब मॉड लोगे तो आपको क्या मिलेगा? तो देखो वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप। तो आपको पता है ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। तो ये लिख दो 1 इज इक्वल टू ए कैप। बोलो क्लियर है क्या? तो कोई भी यूनिट वेक्टर हो, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? हमेशा 1 कहलाएगा। क्लियर है? यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो अ वेक्टर। यूनिट वेक्टर भी एक वेक्टर होता है। जैसे आप देख रहे हैं यूनिट वेक्टर, ये डायरेक्शनल वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर ही होता है। क्लियर है? तो याद रखिएगा कि ऐसा वेक्टर जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो उसे ऑर्थोगोनल बोलेंगे। और ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होगा? एक ऐसा वेक्टर जो आपस में परपेंडिकुलर हो और जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट का हो, जैसे कि मान लीजिए यहां पे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आपस में परपेंडिकुलर है, और यहां पे तीनों के मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बराबर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बराबर वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड, सब आपस में कितना है? 1। सब अगर आपस में 1 है तो इसका मतलब इस वेक्टर को हम बोलेंगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। और इट हैज बीन फाउंड दैट कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस कार्टेशियन सिस्टम में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर आपको पता है दो तरह के सिस्टम होते हैं ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर सिस्टम, दो तरह के सिस्टम होते हैं, याद रखिएगा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरा होता है पोलर सिस्टम। हालांकि पोलर सिस्टम आपके सिलेबस में नहीं है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको पता है ये आपका होता है एक्स एक्सिस, है ना, और ये होता है वाई एक्सिस, और ये होता है आपका जेड एक्सिस। बोलिए ठीक है ना? तो एक्स एक्सिस के अलोंग हम लोग डायरेक्शन वेक्टर के लिए आई कैप यूज करते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन वेक्टर के लिए जे कैप यूज करते हैं, और जेड एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन वेक्टर के लिए हम लोग के कैप यूज करते हैं। यहाँ पे आई कैप, जे कैप, के कैप क्या होता है? आई कैप, जे कैप, के कैप होता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल क्यों है? क्योंकि ये भी एक तरह के वेक्टर्स होते हैं, ये भी एक तरह के क्या होते हैं? वेक्टर्स होते हैं, है ना। और ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो परपेंडिकुलर है, अगर परपेंडिकुलर है तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? ऑर्थोगोनल। और क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट का होता है इसलिए इन्हें बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। क्योंकि ये जो आई कैप, जे कैप, के कैप होते हैं ये डायरेक्शन बताते हैं। आई कैप बताता है डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप बताता है डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस, के कैप बताता है डायरेक्शन अलोंग जेड एक्सिस। तो याद रखिएगा आई कैप का मैग्नीट्यूड बराबर जे कैप का मैग्नीट्यूड बराबर के कैप का मैग्नीट्यूड, सब आपस में कितना होता है? 1। और इन्हें हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट डायरेक्शनल वेक्टर।
समझ में आ गया इन्हें क्यों बोला जाता है? ऑर्थोगोनल बोलेंगे क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। यूनिट क्यों बोला गया? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है। डायरेक्शनल क्यों बोला? क्योंकि ये डायरेक्शन बताते हैं। आई क्या बताता है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग। जे क्या बताता है? वाई एक्सिस के लॉन्ग। और जेड क्या बताता है? जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो याद रखिएगा एक्स एक्सिस के जस्ट अपोजिट ले लेंगे। अगर एक्स एक्सिस के अगर हम अपोजिट चलेंगे तो माइनस आई कैब लेंगे। अगर वाई एक्सिस के अपोजिट चलेंगे तो हम माइनस जे कैब लेंगे। और जेड एक्सिस के अपोजिट चलेंगे तो माइनस के कैब लेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। एक्स एक्सिस के अपोजिट चलना तो माइनस आई कैब लेना, वाई एक्सिस के अपोजिट चलना तो माइनस जे कैब लेना, और जेड एक्सिस के अपोजिट चलना तो माइनस के कैब ले लेना। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट डायरेक्शनल वेक्टर, जिनके मैग्नीट्यूड्स कितने होते हैं? 1 होता है। ठीक है, ध्यान से समझ में आ गई बात। तो मान लीजिए एक्स ये आपका है ओरिजिन, ये क्या है आपका ओरिजिन, और मान लीजिए इसको यहां से रफ करते हैं, इसको यहां से रफ करके चलिए यही बता देते हैं। देखिए यहीं पे देखिए, मान लीजिए ये आपका है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। मान लीजिए एक पार्टिकल है ओरिजिन पे है, मतलब ये हमारा ओरिजिन है। एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग 1 यूनिट कवर करता है। कितना कवर करता है? 1 यूनिट। वाई एक्सिस के अलॉन्ग 1 यूनिट कवर करता है, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग 1 यूनिट कवर करता है। तो इसका यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा? आई कैप, जे कैप, क्यू कैप, के कैप, क्योंकि इसका यूनिट वेक्टर कितना है? 1 कैप, 1 कैप, 1 कैप, 1 कैप। बोलो है कि नहीं? तो इसमें याद रखिएगा आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1, क्योंकि ये 1 यूनिट है, बराबर जे कैप का मैग्नीट्यूड बराबर के कैप का मैग्नीट्यूड। क्लियर है? तो अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल 1 यूनिट चलता है, 1 यूनिट मतलब 1 मीटर, 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलोंग एक्स एक्सिस, तो उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अब वेक्टर आपका डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकता है, एक्सेलरेशन भी हो सकता है, मोमेंटम भी हो सकता है, फोर्स भी हो सकता है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? और इन सारे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? इन सारे वेक्टर्स को बोलते हैं पोलर वेक्टर्स। क्लियर है? तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होता है आपको समझ में आ गया? होप्स होगी क्लियर होगा। दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कब कहलाते हैं? जब इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, जब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। इसलिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग कोई भी अगर पार्टिकल मूव कर रहा है, तो ये जो पार्टिकल होगा इसका जो वेक्टर होगा वो एक दूसरे की म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, और इन वेक्टर्स को हम बोलेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर। यूनिट वेक्टर तब होगा जब इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इसको फटाफट से आप कॉपी कर लीजिए, और इसके बाद फिर हम लोग अब बताते हैं इंपॉर्टेंट चीज। अगर मान लीजिए कोई ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के बारे में अभी और चीजें आपसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, बने रहिए। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में अभी और देखिए समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। आपको पता है एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम यूनिट वेक्टर को आई कैप से डिनोट करेंगे, वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर को जे कैप से, और जेड एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर को के कैप से डिनोट करेंगे। ये है हमारा ओरिजिन, जहां पे तीनों एक्सिस आपस में कॉन्साइड करता है, उसे बोलते हैं ओरिजिन। रेफरेंस पॉइंट होता है ये। मान लीजिए कोई पार्टिकल है स्पेस में पड़ा हुआ है, यहां पे पड़ा हुआ है, यहां पे मान लीजिए पॉइंट है, पार्टिकल यहां पड़ा हुआ है। तो हालांकि इसको हम स्पेस में ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए इसको पार्टिकल को यहां ड्रॉ कर दिया मैंने, कोई पार्टिकल है ए, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट है एक्स, वाई, जेड। इसका मतलब होता है इस पार्टिकल का एक्स डायरेक्शन में, पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में कितना चलता है? एक्स चलता है। पार्टिकल वाई डायरेक्शन में वाई डिस्टेंस चलता है, और पार्टिकल जेड डायरेक्शन में जेड डिस्टेंस चलता है। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा, इसका पोजीशन वेक्टर जिसको हम आर कैप से डिनोट करते हैं, इस आर कैप को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर किसका पोजीशन वेक्टर? वेक्टर किसी पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी वेक्टर, किसी पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, इसको बोलते हैं आर। वेक्टर आर से डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है ये एक वेक्टर है, और जब कोई भी वेक्टर होगा तो उसके साथ डायरेक्शन लगाना बहुत जरूरी है। एक बात बताइए, इस वेक्टर का जो पोजीशन है वो एक्स एक्सिस में कितना चलता है? एक्स, और एक्स एक्सिस में एक्स चलता है, और एक्स एक्सिस के अलोंग हम डायरेक्शन वेक्टर को आई कैप से डिनोट करते हैं। और पार्टिकल वाई एक्सिस में कितना चलेगा? वाई, और वाई एक्सिस के अलोंग हम डायरेक्शन वेक्टर को जे कैप से डिनोट करेंगे। और पार्टिकल जेड में कितना चलता है? जेड, और जेड एक्सिस के अलोंग हम पोजीशन वेक्टर को के कैप से डिनोट करेंगे। तो ये किसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। इसे क्या बोलते हैं? ये जो आप दिखाई दे रहा है, ये y हो गया, ये z हो गया, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये पार्टिकल का डिस्टेंस है, ये पार्टिकल का डिस्टेंस कवर है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। याद रखिएगा ये होता है डिस्टेंस
cover by particle along x axis, y axis and z axis। तो x क्या है? x बताता है कि पार्टिकल x एक्सिस के अलॉन्ग कितना डिस्टेंस कवर करता है, y बताता है पार्टिकल y एक्सिस के अलॉन्ग कितना डिस्टेंस कवर करता है, और z बताता है पार्टिकल z एक्सिस के अलॉन्ग कितना डिस्टेंस कवर करता है। अब ये डिस्टेंस के फॉर्म में भी हो सकता है, स्पीड के फॉर्म में भी हो सकता है, एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड के फॉर्म में भी हो सकता है, फोर्स के मैग्नीट्यूड के फॉर्म में भी हो सकता है, मोमेंटम के मैग्नीट्यूड के फॉर्म में भी हो सकता है, क्योंकि ये सारे वेक्टर्स क्वांटिटी हैं। अगर आप जो भी वेक्टर्स क्वांटिटी होंगी वो सारी चीजें इन्हीं सब चीजों को फॉलो करेंगी, जितनी भी वेक्टर्स क्वांटिटी होंगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल है ये, अभी मैं इसको और बेहतर तरीके से बताऊंगा, परेशान मत होइए। पहले मैं चीजें खत्म कर दूं कि जैसे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर आपको समझ में आ गया, फिर मैं बता देता हूं आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, लेकिन इससे पहले मैं आपको जरूर बता दूंगा ये। तो मान लीजिए पार्टिकल का क्या है, पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये मान लीजिए पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर किसी पार्टिकल की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो उसके पास क्या आ गया, इसके पास एक वेलोसिटी आ गई, इसके पास वेलोसिटी आ गई। इफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है तो उसके पास क्या आ गई है, वेलोसिटी। और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dr/dt, ये आप जानते हैं, इसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये किसका फॉर्मूला है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला है कि एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी कौन सी है, ये पार्टिकल की वेलोसिटी है। तो बस पोजीशन वेक्टर r पता उठा के यहां पे पुट कर दो तो हो जाएगा d/dt, वेक्टर r बराबर हो जाएगा xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। जब इसको आप अंदर डिफरेंशिएट करोगे तो i कैप तो कांस्टेंट है, तो हो जाएगा dx/dt i कैप प्लस dy/dt j कैप प्लस dz/dt k कैप। अब एक बात बताओ, ये dx/dt, dy/dt, dz/dt क्या है, ये dx/dt है स्पीड ऑफ द पार्टिकल अलोंग x एक्सिस, dy/dt है स्पीड ऑफ द पार्टिकल अलोंग y एक्सिस, और dz/dt है स्पीड ऑफ द पार्टिकल अलोंग z एक्सिस। और अगर पूरा कंबाइंड बात करेंगे तो ये कंबाइंड क्या है, पार्टिकल की वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, ये कंबाइंड क्या है, पार्टिकल की वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, और ये कॉम्बिनेशन क्या है, पार्टिकल की वेलोसिटी अलोंग z एक्सिस। जरूर से याद रखिए, ठीक है ना। तो ये पार्टिकल की वेलोसिटी कहां बन गई, पार्टिकल की वेलोसिटी इन स्पेस, स्पेस में पार्टिकल की वेलोसिटी है। बताइए क्लियर है कि नहीं। और dx/dt को हमने बोल दिया vx, क्या बोल दिया, vx। तो आप यहां से कर सकते हैं वेक्टर v बराबर vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप। अब यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये vx क्या होता है इस vx को बोलते हैं स्पीड ऑफ पार्टिकल, स्पीड ऑफ पार्टिकल अलोंग x एक्सिस, अलोंग x एक्सिस। बट अगर हम एज अ कॉम्बिनेशन लें, एज अ कॉम्बिनेशन पूरा, ये क्या है, ये vx i कैप क्या है, vx i कैप को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अलोंग x एक्सिस, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अलोंग x एक्सिस। क्लियर है। इसी तरह से ये vy क्या है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल अलोंग y एक्सिस, और vy j कैप क्या है, vy j कैप क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अलोंग y एक्सिस। इसी तरह से vz k कैप क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अलोंग z एक्सिस। तो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन वेक्टर भी तो लेना जरूरी है, और सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड ले लोगे तो वो क्या बनेगा, स्पीड बनेगा, क्योंकि यहाँ पार्टिकल स्ट्रेट पाथ में कवर कर रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पे स्पीड वेलोसिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, परेशान मत होइएगा ठीक है। इसी तरह से मान लो पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है, इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसके पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो जब एक्सेलरेशन आएगा फॉर्मूला क्या होता है, dv/dt, है ना, इसी क्या बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, dv/dt। तो बस v बराबर पता है ना, उठा के वहां पे पुट कर देना, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप मिल जाएगा। हालांकि मैं इसके बारे में डिस्कशन प्रॉपर वे में करूंगा जब मैं काइनेमेटिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, परेशान मत होइएगा, अभी मैं सिर्फ वेक्टर बता रहा हूं आपको। तो ये हो गया। अब किसी भी पार्टिकल का आपको दे सकता है, कोई वेक्टर है, कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर बी है, कोई वेक्टर सी है। जैसे आपसे बोल दिया कि एक वेक्टर ए है और इसकी वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, तो इसका मतलब होता है कि उस वेक्टर के x एक्सिस के अलोंग का मैग्नीट्यूड है 2, उस वेक्टर के y एक्सिस के अलोंग का मैग्नीट्यूड है 3, इस वेक्टर के z एक्सिस के अलोंग का मैग्नीट्यूड है 1। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो आपको इस तरह से वेक्टर्स दिया जाएगा,
तो अगर किसी भी पैरामीटर में ये आई कैप जे कैप क्या क्या लिखा, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पे आप इसको फटाफट से कॉपी करिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। वेक्टर्स का रिजोल्यूशन, जिसे हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बने रहिए। चलो बेटा, अब देखते हैं हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, या हम कह सकते हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपने अभी तक क्या सीखा? आपने अभी तक ये सीखा कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हो, वेक्टर ए हो और वेक्टर बी हो, है ना, और दोनों वेक्टर दूसरे के 90 डिग्री पे हो, तो हम इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। मान लीजिए इनका रिजल्टेंट आ गया, ये है आर, तो आपने इसका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला था। कैसे निकाला था? आर इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा करके निकाला था, और यहाँ पे थीटा बराबर कितना था? 90 डिग्री था। तो यहाँ पे ये टर्म क्या हो जाता है? पूरा जीरो हो जाता है, तो बचेगा आर इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताइए, ये तो आपने किया ही किया था ना। अब मैं इसका उल्टा पूछना चाहता हूं आपसे, मैं इसका उल्टा पूछना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि अब मेरे पास ये वेक्टर है, मेरे पास ये रिजल्टेंट वेक्टर है, चलो इसके वेक्टर ए और वेक्टर बी बताओ। अभी तक आपको पता था कि दो वेक्टर हैं ए और बी, इसका आप रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लेते थे। अब हमने कह दिया कि अब मेरे पास एक सिचुएशन है, मेरे पास एक वेक्टर है आर, कोई भी वेक्टर आर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये वेलोसिटी हो सकती है, एक्सेलरेशन हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, फोर्स हो सकता है, मोमेंटम हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है, बेटा कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है और आपसे कह दिया कि इसका हॉरिजॉन्टल वेक्टर और इसका वर्टिकल वेक्टर बताओ। जैसे आपको पहले से ही हॉरिजॉन्टल और वेक्टर वर्टिकल पता था, आपको हॉरिजॉन्टल वेक्टर पता था, आपको वर्टिकल वेक्टर पता था, आप इसका रिजल्टेंट निकाल लेते थे फॉर्मूला से। अब आपके पास एक वेक्टर है ऑलरेडी, अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका हॉरिजॉन्टल बताओ और इसका वर्टिकल वेक्टर बताओ, मतलब इसका हॉरिजॉन्टल वेक्टर बताओ और इसका वर्टिकल वेक्टर बताओ। अब कैसे करेंगे? तो इसके लिए आता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का रिजोल्यूशन, जिसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। अब बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं कि ये जो वेक्टर आपके पास बना हुआ है, ये वाला, ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? थीटा का एंगल बना रहा है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना, मान लो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड है आर, कितना है? आर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इसको मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिख रहे हैं, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं है ना। इसको हमने किसके टर्म्स में लिख लिया? मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिख लिया, चलो ठीक है, ओके। अब एक बात बताओ, अगर इसको हम यहां से परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दें, तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर ये मान लो, अगर ये वेक्टर डिस्टेंस फॉर्म में है, तो किसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं? ये वैल्यू निकाल सकते हैं एंगल लगाकर। एंगल का फॉर्म साइन थीटा क्या होता है? अच्छा एक बात बताना, कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ, ये आपको क्या नजर आ रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है क्या? इसको कुछ नाम दे दें, ओ ए बी। अगर इस ट्रायंगल में ए ओ बी ट्रायंगल अगर देखा जाए, मतलब ए ओ बी ट्रायंगल, ए ओ बी देखा जाए, ओ ए बी, तो ये आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है, जिसमें ये है 90 डिग्री। बोलो है कि नहीं? तो यहां पे हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोस अप्लाई कर सकते हैं, डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। बताओ, cos थीटा बराबर होता है, cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? बेस है o से b, ये मान लो तुमने b माना है ना, b, ये है ob अपॉन oa। बोलो बच्चे क्लियर है क्या? अच्छा, हमें ob निकालना है, क्योंकि हमें यही तो निकालना है। ob बराबर क्या हो जाएगा? oa इंटू कॉस ऑफ थीटा। अच्छा ये oa कितना है? r के बराबर है, तो ये हो गया r cos थीटा। तो बेटा एक बात समझ में आ गई, अगर एक वेक्टर अभी दिया गया है, इसका मैग्नीट्यूड पता है, तो इसका ये प्रोजेक्शन, इसे बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, इसके एक्स एक्सिस का प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा। मेरे बच्चे इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एक्स एक्सिस। ए का प्रोजेक्शन, ए यहां पे ए समझ, ए नहीं है यहां पे आर है ना, हाँ वेक्टर आर है, तो वेक्टर आर का प्रोजेक्शन ऑन एन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे वेक्टर आर का प्रोजेक्शन। अब ये आर क्या है? इसका मैग्नीट्यूड ही तो है। चलो बहुत अच्छी बात। अब देखो एक बात बताओ, इसको यहां से ऐसे परपेंडिकुलर डाल दो। अब ये बताओ, अगर ये थीटा है, तो क्या हम ये निकाल सकते हैं? अच्छा जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी डिस्टेंस ये भी होगी, मानते ही हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ओ ए डिस्टेंस ये है, तो ओ ए डिस्टेंस तो ये भी होगी ना, ओ ए डिस्टेंस ये भी होगी। तो इस ट्रायंगल में अगर अगर फिर से इस ट्रायंगल को लिया जाए और इस बार साइन थीटा लगाया जाए, क्या लगाया जाए? साइन थीटा लगाया जाए। सो साइन थीटा से हमें ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी, ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? ए बी, और हाइपोटेन्यूज कितना है? ओ ए। तो हमें निकालना है ए बी, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? ओ ए साइन थीटा, ओ ए साइन थीटा हो जाएगा।
अच्छा ओ ए किसके बराबर है, ये आर के बराबर है, ये हो गया आर साइन थीटा। बोलो क्लियर है क्या? तो मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई है, आर साइन थीटा हो गई है। अगर ये आर साइन थीटा है तो ये भी तो आर साइन थीटा है, तो इसे बोलेंगे आर साइन थीटा। बोलो क्लियर है क्या? इस आर साइन थीटा को बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे आर का प्रोजेक्शन, वेक्टर आर का प्रोजेक्शन। अब यहां पे एक बहुत बढ़िया चीज समझ में आई कि एक वेक्टर हमें पता था आर, इसका मैग्नीट्यूड है आर, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा था थीटा, तो इसका हमने हॉरिजॉन्टल वेक्टर निकाल लिया। कितना आ गया, आर कॉस थीटा निकल गया। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है, याद रखिएगा। और वर्टिकल क्या निकला है, आर साइन थीटा निकला है। बोलो है कि नहीं? अभी आपने निकाला। तो पहले क्या करते थे, पहले करते थे एक हमारे पास वेक्टर दिया रहता था, दो वेक्टर दिए रहते थे परपेंडिकुलर, इसका हम रिजल्टेंट निकालते थे। इस बार हमारे पास वेक्टर ऑलरेडी दिया गया है, तो इसका हमने हॉरिजॉन्टल वेक्टर और वर्टिकल वेक्टर निकाल लिया। तो इस वेक्टर का हॉरिजॉन्टल वेक्टर क्या होगा, इस वेक्टर का हॉरिजॉन्टल वेक्टर उसको बोलेंगे आर एक्स, क्या बोलेंगे, आर एक्स, और इसको बोलेंगे आर वाई बोलेंगे, क्योंकि ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है और ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। क्लियर है? अब ये क्या था, वेक्टर था, वेक्टर आर, और वेक्टर आर किसके बराबर है, इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लस वर्टिकल कंपोनेंट के बराबर। इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते थे, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी से तो रिप्रेजेंट करते थे ना। इसको भी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर आर बराबर वेक्टर आर, आर कॉस थीटा, और आर कॉस थीटा किसके अलॉन्ग है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो यहां पे लगाएंगे आई कैप, और प्लस क्या लिखेंगे, आर साइन थीटा जे कैप, आर साइन थीटा जे कैप। बोलिए क्लियर है क्या? ये आपका क्या है, आपके पास एक वेक्टर ऑलरेडी था, इसका आपने ये कंपोनेंट निकाल दिया, तो बेटा इस कंपोनेंट को बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, याद रखिएगा। तो बोलते हैं आर साइन थीटा एंड आर कॉस थीटा आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। और ये जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आपने निकाला है आर साइन थीटा आर कॉस थीटा, क्या वाकई इसका रिजल्टेंट आर होगा? ये जो आर कॉस थीटा क्या है, आर कॉस थीटा है एक्स डायरेक्शन के अलोंग के वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये बात बताइए आर एक्स वेक्टर क्या हो जाएगा, आर एक्स वेक्टर क्या हो जाएगा, आर एक्स वेक्टर हो जाएगा मतलब इस वेक्टर के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये जो आर एक्स वेक्टर है ना, ये क्या है, इस वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है आर एक्स वेक्टर। इसे बोलेंगे आर कॉस थीटा, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन वेक्टर आई कैप, और वाई डायरेक्शन के अलोंग इसका वेक्टर कितना हो जाएगा, आर वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, क्योंकि ये वाई डायरेक्शन के अलोंग है, तो यहां पे लगा देंगे जे कैप। अब आपके पास दो वेक्टर्स हैं, अब इन दो वेक्टर्स, अब दोनों देखिए दोनों वेक्टर्स की क्या है, परपेंडिकुलर है, और इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें, अगर आप दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? मान लीजिए इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट है आर, हमें इस आर की वैल्यू निकालनी है, बताइए कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर फॉर्मूला आर एक्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, आर एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, आर कॉस थीटा, तो यहां पे लिख दो आर कॉस थीटा का स्क्वायर, प्लस आर वाई वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, आर साइन थीटा का स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? प्लस 2 आर एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय आर वाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब ए कॉस थीटा आर साइन, मतलब आर कॉस थीटा साइन थीटा, तो हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस लगाएंगे। अब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो यहां पे लिख देंगे 90 डिग्री। बोलो क्लियर है क्या? समझ में आ गई बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर बना? यहां पे थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल से इस वेक्टर का एंगल है ये। क्लियर है? यहां पे थीटा क्या है, याद रखिए, यहां पे थीटा है एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना? क्लियर है? और दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो जब cos 90 करोगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा r इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर r cos थीटा का स्क्वायर खोलो तो बचेगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। यहां से r स्क्वायर हम बाहर ले लेंगे तो ये स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर बचेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1, तो ये हो जाएगा r मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू r। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और वर्टिकल कंपोनेंट बनाया है, ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये है वर्टिकल कंपोनेंट, इसका रिजल्टेंट कितना आ रहा है, r ही आ रहा है।
इसका मतलब इस आर वेक्टर का इसे बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसको बोलेंगे वर्टिकल कंपोनेंट। क्लियर है, बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है, मान लीजिए पार्टिकल की वेलोसिटी है, ये दी गई है मान लीजिए पार्टिकल की वेलोसिटी है, ये दी गई है 20 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड जा रहा है और इस हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल बना रहा है मान लीजिए 30 डिग्री का। कितना बना रहा है? 30 डिग्री का। तो बेटा इस पार्टिकल की इस स्पीड का जो प्लेन में चल रहा है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसको बोलेंगे वीएक्स और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसको बोलेंगे वीवाई। वीएक्स क्या होगा? वीएक्स होगा इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 20 इंटू कॉस कितना है 30 डिग्री। इसी तरह से वीवाई कैसे निकालेंगे? इस वाली वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन एंगल कितना है 30 डिग्री। बोलो है कि नहीं? तो ये वीएक्स और वीवाई क्या कहलाएंगे? इन वीएक्स और वीवाई को क्या बोलेंगे? वीएक्स बोलेंगे स्पीड ऑफ पार्टिकल, स्पीड ऑफ पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस, पार्टिकल की स्पीड एक्स एक्सिस के अलोंग। और ये वीवाई क्या कहलाएगा? वीवाई कहलाएगा स्पीड ऑफ पार्टिकल अलोंग वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस के अलोंग पार्टिकल का स्पीड कहलाएगा। क्लियर है क्या? कोई कंफ्यूजन नहीं है। और ये क्या है? इस वी को बोलेंगे स्पीड ऑफ पार्टिकल अलोंग प्लेन, स्पीड ऑफ पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन। किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन में पार्टिकल की क्या है? ये स्पीड है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि चीजें आपको समझ में तो बहुत अच्छी तरीके से आ गई होंगी। अब यहां पे इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो जब √3/2 से 20 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 10√3। कितना हो जाएगा? 10√3 हो जाएगा। और sin 30 होता है 1/2, तो 21/2 हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड और ये हो जाएगा दिस मच मीटर पर सेकेंड। सो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब एक पार्टिकल है जो एक्स वाई प्लेन में 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा? 10√3 मीटर पर सेकेंड और इसके वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा? 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब वो पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग 10√3 की मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है और पार्टिकल वाई एक्सिस के अलोंग 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? इसी को बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। दीज आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इन्हीं को ही बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर, इस वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। और इसी को बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसी को हमने क्या कर दिया? वेक्टर को रिजोल्यूट कर दिया है दो कंपोनेंट्स में। जब किसी एक वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में रिजोल्यूट करते हैं तो उसी को बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब दो से ज्यादा अगर कहीं वेक्टर है, दो से ज्यादा कहीं वेक्टर है, तो इस तरह से वेक्टर को रिजोल्यूट कर सकते हैं और वेक्टर को हम बहुत आसानी से ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई है? तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे हालांकि मैं बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बस बने रहिए, चीजों को अच्छी तरह से समझते रहिएगा बस। क्लियर है? मैंने जैसे बताया इस r cos थीटा को बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ r ऑन x एक्सिस, इस r sin थीटा को बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ r ऑन y एक्सिस। ये y एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन होता है। क्लियर है? और इसका हमने क्या निकाल दिया? देखो फटाफट इसको हमने इस तरह से निकाल लिया। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो ये तो हो गई बात। क्लियर है? अब मैं आपसे पूछो, बताओ, ये तो पार्टिकल की स्पीड दे रहा था ना प्लेन में। अब मैं पूछूं पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी इन प्लेन? प्लेन में पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी? जरा इसी को देखकर बताना। अब पार्टिकल की वेलोसिटी निकालना है तो मतलब हमें आई कैप, जे कैप, के कैप का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि पार्टिकल यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में जा रहा है, तो के कैप तो हटा दो, आई कैप और जे कैप के टर्म्स में लेकर आना है। अच्छा, आई कैप क्या होता है? एक्स एक्सिस के अलोंग, तो पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग 10√3 से घूम रहा है, 10√3 कर दो, और क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग हमने आई कैप लगा दिया। अब ये पॉजिटिव वाई एक्सिस में है तो प्लस का साइन लगा दो, और पार्टिकल वाई एक्सिस में कितना घूम रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड, और वाई एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन वेक्टर को हम जे कैप से डिनोट करते हैं, तो हो गया 10 जे कैप। बोलो क्लियर है क्या? ये पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई है किसमें? एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन में पार्टिकल की वेलोसिटी है। और पार्टिकल की जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालोगे, पार्टिकल की वेलोसिटी का जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? स्पीड ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की स्पीड मिल जाएगी, स्पीड ऑफ पार्टिकल। और पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी? 20 मीटर पर सेकेंड। करके देख लो, उतना आ जाएगा। करके देख ले, चलो करके देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो कैसे। अब एक बात बताओ, इस वाली वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना आता है कि नहीं? अभी मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया ना, कौन सा फॉर्मूला था? ये वाला फॉर्मूला था। इसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इस वाली वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है। कैसे निकालना है? बहुत आसान है। इसको हम सिर्फ वी भी बोल सकते हैं। ये होता है अंडर रूट के अंदर, मैंने बताया बेटा, आई कैप का मल्टीपल 10√3, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस का साइन लगाओ, जे कैप का मल्टीपल 10, इसका स्क्वायर कर दो। चलो बताओ, 10 का स्क्वायर 100 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा? 300। कितना हो जाएगा? ये 300 प्लस 10 का स्क्वायर 100, 300 प्लस 100 कितना हो गया? 400, और 400 का स्क्वायर रूट बाहर निकालोगे 20 आ जाएगा। तो बेटा देखो कितना आ गया?
20 मीटर पर सेकंड आ गया, और पार्टिकल 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से प्लेन में मूव कर रहा था। यस डेफिनेटली। तो इस पार्टिकल की ये निकल गई स्पीड इन प्लेन। ये पार्टिकल की क्या है? पार्टिकल की एक्स वाई प्लेन में स्पीड है, एक्स वाई प्लेन में स्पीड है, और पार्टिकल की एक्स वाई प्लेन में ये वेलोसिटी है 10√3 आई कैप प्लस 10 जे कैप। और यहां पे ये क्या बताता है? ये क्या बताता है? याद रखना, ये 10√3 आई कैप बताता है पार्टिकल की वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस। क्लियर? इसी तरह से ये 10 जे कैप क्या बताता है? 10 जे कैप बताएगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अलोंग वाई एक्सिस, पार्टिकल की वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर यहां जहां पे आई कैप जे कैप आ गया तो वहां पे वेलोसिटी का टर्म आना ही आना है, और सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड से काम चलेगा तो वो क्या हो जाएगा? इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। जैसे 10√3, 10√3 क्या है? पार्टिकल की स्पीड है अलोंग एक्स एक्सिस, और ये 10 क्या है? पार्टिकल की स्पीड है अलोंग वाई एक्सिस। क्लियर है? तो यहीं पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे का सब कंफ्यूजन इनको यहीं पे होता है कि ये सर ये 10√3 क्या है, 10√3 आई कैप क्या है। तो यहाँ पे आपको होप्स की समझ में आ गई। उसको रफ कर दे, इसको रफ कर दे, फटाफट से कॉपी करिए, इसको रफ कर देते हैं। अब एक बात बताइए, मैं आपको इसी में ही पूछूंगा कि बताइए पार्टिकल की इसे मैं पूछूंगा, बताइए पार्टिकल की स्पीड क्या है? एक्स एक्सिस में पार्टिकल की स्पीड, एक्स एक्सिस में पार्टिकल की स्पीड कितनी है? तो आप बताएंगे सर वो है 10√3 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। ठीक है, मैं पूछूं पार्टिकल की वाई एक्सिस के अलोंग पार्टिकल की स्पीड कितनी है? तो आप बताएंगे सर इसकी स्पीड होगी 10 मीटर पर सेकंड वाई एक्सिस के अलोंग। क्लियर? समझ में आ गई बात? अब बात आती है कि इनका जो रिजल्टेंट है, मतलब इनका जो स्पीड है, वो एक्स एक्सिस के साथ या इस वाले वेक्टर के साथ कुछ ना कुछ एंगल तो ड्रॉ कर रहा होगा, इस वाले एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल तो ड्रॉ कर रहा होगा। अब वो एंगल थीटा कितना है, हम इसको कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है, हम ये एंगल थीटा निकालना चाहते हैं, कैसे निकालें? चलो निकाल के देखते हैं। हालांकि यहाँ पे थीटा आपको ऑलरेडी दिया जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। यहाँ पे थीटा जैसे आपको दिया गया ना, जैसे इस वाले क्वेश्चन में आपको थीटा दिया गया था 30 डिग्री दिया गया था शायद, तो वहां पे एंगल कभी कभी क्या होता है कि एंगल नहीं दिया जाता, एंगल नहीं दिया जाता। तो आपने एक इंपॉर्टेंट केस पढ़ा है। क्या इंपॉर्टेंट केस पढ़ा है? जरा देखते हैं, देखिए बहुत ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से करेंगे। देखिए वेक्टर इंपॉर्टेंट है बेटा, वेक्टर पूरा बैकबोन है फिजिक्स का। अगर आपको वेक्टर अच्छी तरीके से आ गया तो आपको काफी हद तक पूरी मैकेनिक्स आ जाएगी। ये मैकेनिक्स का पूरा बैकबोन है। इवन मैकेनिक्स में क्या ये हर जगह यूज होगा। अभी तो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह में, ये सब में यूज होगा। क्लास 12 में ये भरा हुआ है। तो अभी से ही आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आगे चीजें क्लियर हो पाएंगी, तभी आप आगे चीजें समझ पाएंगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, लेकिन परेशान मत होइए, मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, छोटी से छोटी चीजों को क्लियर करा दूंगा, आप क्लास 12 में बिल्कुल भी परेशान नहीं होगे। वेक्टर की वजह से तो बिल्कुल परेशान नहीं होगे। ठीक है, इसलिए वेक्टर को मैं थोड़ा सा अच्छी तरीके से और काफी इलॉबरेट करके मैं बताऊंगा। ठीक है, देखिए आपको क्या पता है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसका रिजल्टेंट वेक्टर इसके बी से जाएगा, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ऐसे तो करते हैं। आप सुनिए, हम मैं पूछूं इसका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो आप बोलेंगे सर बहुत आसान है, अंडर रूट के अंदर हम जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। बहुत अच्छी बात। मैं पूछना चाहता हूं कि बेटा ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये इस वेक्टर के साथ कुछ एंगल ड्रॉ कर रहा है थीटा, हम इस एंगल को निकालना चाहते हैं, कैसे निकालें? बहुत आसान है, देखो सर कैसे निकालते हैं। आपको पता है tan थीटा बराबर होता है b sin, अब a और b के बीच का एंगल कितना है? a और b के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो यहां पे क्या लिखोगे? 90 डिग्री लिख दो, 90 डिग्री प्लस a प्लस b cos ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री लिख दो, 90 डिग्री। बोलो क्लियर है क्या? अच्छा, साइन 90 कितना होता है? 1, तो ये हो गया b मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय a प्लस, और cos 90 कितना होता है? 0, तो ये b मल्टीप्लाई बाय 0 हो गया। अच्छा, b मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होता है? b डिवाइडेड बाय हो जाएगा a प्लस 0, ये बन जाएगा b अपॉन a। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। अब सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से। मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर है एक्स वाई जेड, कोई वेक्टर है। मान लीजिए आपसे कहा गया मेरे पास एक वेक्टर है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, मान लीजिए ये है 4i कैप, कितना है? 4i कैप। ठीक है, और मेरे पास एक वेक्टर है बी वाई एक्सिस के लॉन्ग, और इस वेक्टर बी को हम मान लेते हैं
मान लेते हैं 3j कैप, कितना मान लेते हैं 3j कैप। बोला गया एक वेक्टर है ए जी, ये है 4i कैप, एक वेक्टर है बी 3j कैप, आपस में परपेंडिकुलर है। ये बेटा 3 क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, और बेटा वेक्टर ये 4 क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। आपको बताइए इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर पहले बताइए, तो निकाल लेना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लेना। कैसे निकालेंगे इसका रिजल्टेंट वेक्टर, देखो अंडर रूट के अंदर ए, इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है 4, तो यहां पे कर देना 4 का स्क्वायर, प्लस इस वेक्टर बी का कितना मैग्नीट्यूड 3, तो कर देना 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 कितना हो गया अंडर 25, और अंडर रूट 25 का स्क्वायर बाहर निकालेंगे 5 आ जाएगा। बोलो क्लियर है। तो इसका मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होगा वो 5 यूनिट का होगा, 5 यूनिट का, 5 यूनिट का। अब ये यूनिट कुछ भी हो सकती है, मीटर हो सकती है, सेंटीमीटर, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर हो सकती है, न्यूटन हो सकती है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो सकती है, इंपल्स के फॉर्म में हो सकती है, कुछ भी हो सकती है बच्चे, ठीक है। अब बात आती है कि हमें इनके बीच का एंगल, मतलब हमें ये रिजल्टेंट वेक्टर जो निकला है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, हमें ये निकालना है। हमें निकालना है थीटा, और दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। मैंने बताया कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो इनके बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, tan थीटा बराबर b अपॉन a। तो tan थीटा बराबर वेक्टर b का मैग्नीट्यूड 3 और वेक्टर a का मैग्नीट्यूड 4, 3/4। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो आप एक जरूर से ध्यान रखिए, एक मशहूर ट्राइंगल इसे बोलते हैं ट्राइंगुलर ट्रिपलेट्स, इन्हें क्या बोलते हैं, ट्राइंगुलर ट्रिपलेट्स बोला जाता है। मान लीजिए ए बी सी, अगर आपके पास एक ट्राइंगल है और ये एंगल सी पर राइट एंगल, अगर सी पे ये राइट एंगल है और ये कोई एंगल है थीटा, ध्यान रखिएगा। तो अगर एंगल थीटा बराबर है 37 डिग्री, कितना है 37 डिग्री, तो अगर मान लीजिए ये है 37 डिग्री, तो इसके सामने वाला जो साइड होगा वो 3 होगा, इसके जस्ट नीचे वाला 4 होगा और इसके सामने वाला 5 होगा। 3 4 5 को बोलते हैं ट्राइंगुलर ट्रिपलेट्स। इसको दुगना कर दो, 3 2 जा 6 होता है, 4 2 जा 8 होता है, 5 2 जा 10 होता है, तो 6 8 10 को भी ट्राइंगुलर ट्रिपलेट्स बोलते हैं। इनको 3 गुना कर देना, 3 3 जा 9 कर देना, इसको 4 3 जा 12 कर देना, इसको 5 3 जा 15 कर देना, तो 9 12 15 को भी हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगुलर ट्रिपलेट्स बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। कैसे बोला जाता है, क्यों बोला जाता है ट्राइंगुलर ट्रिपलेट्स, क्योंकि 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर को ऐड करके जब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, जब इसको पाइथागोरस से सिंप्लीफाई करते हैं, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो हो गया अंडर रूट 25 और इसका निकल आएगा 5। देखो 5 5 बाहर आ गया कि नहीं, तो इसका मतलब 3 4 5 इज कॉल्ड ट्राइंगुलर ट्रिपलेट्स। इन्हें क्या बोलते हैं, ट्राइंगुलर ट्रिपलेट्स बोला जाता है। क्लियर है। अब यहां से जरूर से ध्यान रखिएगा कि अगर ट्राइंगुलर ट्रिपलेट्स आपको दिया गया है 3 4 5, तो 3 के सामने वाला एंगल 37 डिग्री होगा, ये तो 90 डिग्री होगा, और इसके सामने वाला कितना हो जाएगा 53 डिग्री, 53 डिग्री हो जाएगा। अब आप एक बात बताइए, बहुत ध्यान से देखिएगा, लिखा है आपके पास tan ऑफ थीटा बराबर b अपॉन a, और b कितना है 3/4। अच्छा, tan थीटा 3/4, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही तो होता है। और परपेंडिकुलर है आपका 3 और बेस है आपका 4, और 3/4 आपका है, तो tan थीटा कितना होगा 37 डिग्री। अरे यहां से निकालो जरा tan 37 डिग्री, यहां से जरा निकालना tan 37 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और देखो ये भी है 3/4, तो थीटा बराबर कितना होगा, थीटा बराबर होगा 37 डिग्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप जरूर से ध्यान रखिएगा। यहां से आपसे कभी कभी पूछ लेता है साइन 37 की वैल्यू क्या होगी, तो यहां से आप साइन 37 भी निकाल सकते हैं। साइन 37 बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है 3 और हाइपोटेन्यूज है 5, तो ये रट्टाफिकेशन मान लो साइन 37 होता है 3/5। इसी तरह से कॉस 37 कितना होता है, कॉस 37 होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 4/5। बोलो क्लियर है क्या। तो बस ये आप अच्छी तरह से याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। तो इसे बोलते हैं ट्राइंगुलर ट्रिपलेट्स। अब यहां पे आपने खुद देख लिया कि tan थीटा बराबर आपका 3/4 आ, क्योंकि ये 3 है और ये 4 है। भाई वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लेंगे और डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, देखो भाई तो है ना tan थीटा बराबर b अपॉन ए, और ये b क्या है वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, और a क्या है वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, दोनों को डिवाइड करना है। डिवाइड करने पे आ रहा है 3/4, और यहां से हम कंपेयर कर लेंगे 3/4 किस पे आता है 37 डिग्री पे आता है। इसका मतलब एंगल कितना है 37 डिग्री, इसका मतलब ये कितना है 37 डिग्री का एंगल है। इसका मतलब ये हो गया कि रिजल्टेंट वेक्टर इस वेक्टर ए से 37 डिग्री पे इंक्लाइंड है। ये रिजल्टेंट वेक्टर इस वेक्टर ए से हॉरिजॉन्टल वेक्टर के साथ 37 डिग्री पे इंक्लाइंड है। अच्छा, डायरेक्शन वेक्टर को हम आई कैप जे कैप के कैप से तो एक्सप्लेन करते ही हैं, साथ ही साथ आपने एक और डायरेक्शन पढ़ी होगी,
है ना, पढ़िए कि नहीं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। कोई पार्टिकल इस डायरेक्शन में भाग रहा है तो उसे बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भाग रहा है। कोई पार्टिकल इस डायरेक्शन में भागेगा मतलब वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में भाग रहा है। कोई पार्टिकल ऐसे भाग रहा है तो ये मतलब ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में भाग रहा है। कोई पार्टिकल ऐसे भागेगा मतलब वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन भाग रहा है। तो पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन भाग रहा है तो नॉर्थ में, नीचे भाग रहा है तो साउथ में, ऐसे भाग रहा है ईस्ट में, ऐसे भाग रहा है वेस्ट में। अगर ऐसे भागेगा तो नॉर्थ ईस्ट लेंगे, नीचे भागेगा तो साउथ ईस्ट लेंगे, ऐसे भागेगा तो साउथ वेस्ट लेंगे, इधर भागेगा तो नॉर्थ ईस्ट लेंगे। इस बात का नॉर्थ वेस्ट लेंगे, याद रखिएगा। तो डायरेक्शन को हम इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो बेटा यहां पे देखिए रिजोल्यूशन वेक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे डेफिनेटली बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और यहाँ पे सबसे ज्यादा तो जब आप लॉज ऑफ मोशन पढ़ोगे तो वहां पे तो बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है ना। हालांकि मोशन इन प्लेन में भी काफी यूज है इसका। चलिए, तो यहाँ पे रिजोल्यूशन वेक्टर से रिलेटेड हम और भी बातें करेंगे, ढेर सारी चर्चा करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आपको एक बात तो बहुत ही क्लियर समझ में आ गई है कि वेक्टर्स का रिजोल्यूशन हम किस तरह से करते हैं, है कि नहीं? चलिए, तो किसी भी वेक्टर को हम n टाइम्स रिजोल्यूट कर सकते हैं, याद रखिएगा। जरूरी नहीं है कि वेक्टर को हम सिर्फ x और y एक्सिस में ही करते हैं रिजोल्यूशन, नो। किसी भी वेक्टर को हम n कंपोनेंट में रिजोल्यूट कर सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी वेक्टर को हम n कंपोनेंट में रिजोल्यूट कर सकते हैं, यही तो खास बात होती है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की, है कि नहीं? चलिए, इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे और आगे भी बढ़ते चलेंगे और साथ ही साथ हम लोग इसकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर तरीके से करेंगे, ठीक है? तो क्लियर है? मान लीजिए आपके पास वेक्टर इस तरह से दे दिया गया, वेक्टर a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप। भाई ये वेक्टर है और ये वेक्टर किस में है? प्लेन में है। मतलब वेक्टर x एक्सिस में 2 चला और y एक्सिस में 3 चला। बोलो है कि नहीं? तो वेक्टर की x एक्सिस का मैग्नीट्यूड 2 है और वेक्टर के y एक्सिस का मैग्नीट्यूड 3 है। अब इसका मैं पूछूं, बताओ इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड निकालो। तो कैसे निकालोगे? वही पुराना अपना ट्रिक क्या है, इसको हम ए बी लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर आई कैप का मल्टीपल जो भी होगा 2 स्क्वायर, जे कैप का मल्टीपल 3 का स्क्वायर कर देना, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा अंडर रूट 13। तो इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 13 आ गया। और देखो यहां पे दिखाई दे रहा है कि आई कैप जे कैप क्या होता है? आई कैप इज द डायरेक्शनल वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप होता है डायरेक्शनल वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और दोनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होती है। तो ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। दीज टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। और ऑर्थोगोनल वेक्टर में रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके निकालते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो यहां पे देखिए, आई थिंक आपका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का पार्ट यहां पे खत्म होता है। हालांकि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर तो बहुत ढेर सारा है, इसको तो हमें काफी ढेर सारा पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है यहां पे? अच्छा, अब मान लीजिए अगर ये वेक्टर ये किस में है? प्लेन में है। स्पेस में भी वेक्टर हो सकता है। जैसे आपसे कह दिया गया हमारे पास एक वेक्टर है, लेट इट बी ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। कोई वेक्टर है, और ये वेलोसिटी भी हो सकता है, एक्सेलरेशन भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, फोर्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपकी मर्जी है। मान लीजिए कोई वेक्टर ये स्पेस में है। किस में है? स्पेस में, स्पेस में है। अब इसका जरा रिजल्टेंट वेक्टर निकालना। अरे तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। आई कैप का मल्टीपल ए एक्स, इसका स्क्वायर कर दो। जे कैप का मल्टीपल ए वाई, इसका स्क्वायर कर दो। के कैप का मल्टीपल ए जेड, इसका स्क्वायर कर दो। बस ये क्या निकल जाएगा? इस वेक्टर ए का रिजल्टेंट निकल जाएगा। यहां तक आपको बात समझ में आनी चाहिए। जैसे आपसे कहा गया हमारे पास एक वेक्टर है, ये वेक्टर है, आप इसका डायरेक्शन वेक्टर निकालिए। कैसे निकालेंगे इसका डायरेक्शन वेक्टर? आपको पता होना चाहिए किसी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर ए बराबर होता है इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन वेक्टर ए कैप, और डायरेक्शन वेक्टर ए कैप बराबर होता है वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अच्छा, वेक्टर ए तो आपको पता ही है, 2i कैप प्लस 3j कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड अभी आपने निकाला कितना? अंडर रूट 13, तो अंडर रूट 13 से डिवाइड कर दो। इसी को क्या बोलते हैं? डायरेक्शन वेक्टर। इसी को क्या बोलेंगे? डायरेक्शनल वेक्टर। डायरेक्शनल वेक्टर ऑफ ए, डायरेक्शनल वेक्टर ऑफ ए का डायरेक्शनल वेक्टर। कितना आसान है, इजी है, समझ में आ गई बात, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? वेक्टर्स को रिजोल्यूट करेंगे। इससे इंपॉर्टेंट कुछ न्यूमेरिकल्स भी अभी हम करेंगे। जस्ट रिलैक्स, बिल्कुल परेशान मत जाइए, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। इससे रिलेटेड हम बहुत ढेर सारी अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे, बेसिक चीजों को समझेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट अपने मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के